नमस्कार साथियों, जन की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवशंकर पासवान। आज जन की बात में एक किसान के द्वारा जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है वो पढ़कर सुनाने का इच्छा जाहिर कर रहा हूँ और इसे ध्यान से सुने, जिससे कि आपको स्पष्ट होगा कि जो नए कानून आए हैं और जो पुराने कानून हैं उसमें क्या अंतर है। वो लिखते हैं कि शाहजहांपुर दिल्ली अजमेर हाईवे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से किसकी नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद किसानों के साथ खड़ी है, इसको जानने के लिए भारत की संसद के द्वारा इन 2007 में प्रस्तुत और निर्मित एक कानून जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट के नाम से जाना जाता है कि आईने में यदि आप अपने नेतृत्व द्वारा प्रस्तुत इन 3 कानूनों को देखेंगे तो एकदम से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ किस तरह से खड़ा है। किसानों के साथ उन्हें लाभकारी मूल्य देने के लिए और उन्हें किसानों को मजदूर या नौकर न बनाकर किसानों को किसान ही बने रहने देने के लिए जो प्रावधान जो मंशा होनी चाहिए वह प्रस्तुत 2007 के ही कानून में है, जिसका आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक में घोर अभाव है। आपसे आग्रह है कि आप 2007 के CWRD एक्ट के बारे में अपने विचार, मन की बात जो भी आपको उचित लगता है जरूर प्रकट करें और देश के सामने इन दोनों कानूनों की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करें। वो लिखते हैं कि किसकी मंशा क्या है, कौन गुमराह कर रहा है, किसके एजेंडे में और हिडन एजेंडा किसके क्या है, यह सबके सामने साफ साफ आ जाएगा। 28 मंत्रियों के साथ इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फिर लिखते हैं कि प्रथम कार्यकाल में मैं आपके द्वारा किसानों के आय वृद्धि और उनके लाभकारी मूल्य पर विचार करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारे में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अशोक दलवाई साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हम दलवाई समिति के रूप में जानते हैं। इस समिति ने अंतिम रिपोर्टों में कुछ बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस सुझाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसको यदि संक्षेप में एक पंक्ति बताना हो तो कहा जा सकता है कि लाभकारी मूल्य किसानों को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि वेयर हाउस बेस्ड मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम सबसे बेहतर उपाय है। अब आपके द्वारा ये 3 विधेयक और कानून लाए गए हैं, उसमें इस सिफारिशों की दिशा और रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इन तीनों विधेयकों को प्रस्तुत करने का आपने क्या आधार चुना, जबकि आपके ही द्वारा इसी विषय पर गठित समिति की अनुशंसा है कि फिर आप उसे दरकिनार करके इन तीनों विधेयकों को किसान के हित में बता रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, मंशा क्या है, इस पर भी इसी पत्र में आगे जिक्र किया जाएगा। फिलहाल दलवाई समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर बात जारी रखा जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पर अशोक दलवाई साहब से उनके शासकीय कक्ष में इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया। इसे लागू करने की मंशा और तौर तरीकों पर बातचीत हुई थी, क्योंकि अनुभव से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस मामले में वर्तमान मंत्रिपरिषद का नेतृत्व अपनी तटस्थता और ईमानदारी कायम नहीं रख पाएगा। किसानों के साथ नेक नियति को लेकर शंका सही साबित होगी। वो और लिखते हैं आगे, दलवाई साहब से मैंने 2007 में मैं भारत के संसद के द्वारा पारित किसानों के लाभकारी मूल्य देने के लिए आज तक के MSP के बाद जो बेहतर कदम या उल्लेखनीय कदम कहा जा रहा है वह है WRDA एक्ट 2007। अब यहाँ थोड़ा इस कानून के बारे में हल्की चर्चा कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद जानकारी न हो। उनके लिए यह जानना सुलभ संदर्भ के लिए उचित रहेगा। इस कानून के द्वारा किसानों के किन स्थितियों, परिस्थितियों और वित्तीय जरूरतों को कैसे कैसे समझते हुए सुरक्षा कवच प्रदान करने की व्यवस्था की गई, इसका हम क्रमवार तरीके से बिंदुवार विचार करते हैं। वो आगे लिखते हैं कि प्रथम, जैसा कि हम सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि किसानों की आमदनी वर्ष भर में 2 या 3 बार ही फसलों के द्वारा हो पाते हैं, लेकिन खर्च तो 12 महीने और
वर्ष भर लगातार जारी रहता है, जिसके कारण से वह वित्तीय और आर्थिक रूप से दबाव में रहते हैं। दूसरा है कि आखिर जीवन के लिए इतनी जरूरी सामग्री उत्पादित करने के बावजूद भी कृषि उपज का किसानों को लागत से भी कम दाम क्यों मिलता है, उसे घाटे में रहकर यह सौदा क्यों करना पड़ता है। तीसरा में लिखते हैं कि लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के तौर तरीके और स्थान, परिस्थिति और व्यवहार शास्त्र आखिर किस चीज की मांग करता है जिसको हमारा कृषक समाज पूर्ति नहीं कर पाता। चौथा है कि बाजार वह स्थान है, बाजार में बने रहने की जो चुनौतियां हैं, जो शर्तें हैं और आखिर क्या है जहां पर लोग मुनाफा या लाभकारी मूल्य प्राप्त करते हैं। पांचवा है कि बाजार में बने रहने और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता, यानी कि सौदेबाजी में बने रहने की आपकी होल्डिंग कैपेसिटी वह महत्वपूर्ण तत्व है, इस बात की गारंटी दे सकती है आप अपनी लागत मूल्य से आगे बढ़कर मुनाफे की स्थिति में सौदा कर सकते हैं। छठा है कृषि उपज की स्थिति परिस्थिति समय कुछ इस स्वरूप का होता है, वह स्वयं ही बाजार के तौर तरीकों और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की स्थितियों के प्रतिकूल जाता है। इसलिए वो आगे लिखते हैं कि इन्हीं सब स्थितियों और हालातों के मद्देनजर भारत की संसद में 12-13 वर्ष पूर्व किसानों के व्यापक हित में संसद में बृहद और गहन चर्चा के उपरांत इस कानून को और उसमें के कुछ प्रावधानों को संसदीय शक्तियों से सशक्तिकरण के साथ लागू करने के लिए कानून और सक्षम एजेंसियां अभिकरण का गठन किया, जिसे हम CWRDA अधिनियम और CWRD अथॉरिटी के रूप में जानते हैं। इस कानून में यह प्रावधान है कि कृषि उपज के लिए बड़े स्तर पर भंडार गृहों का निर्माण किया जाएगा एक बड़े अभियान के रूप में और उन भंडार गृहों का पंजीकरण भारत की एक सरकारी एजेंसी जिससे CWRD अथॉरिटी कहा गया के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। फिर उसके आधार पर इसके कानूनी प्रावधानों के तहत बैंकों से न्यूनतम ब्याज दर पर भंडार गृह रखी हुई जिन्स के मात्रा और कीमत के आधार पर मूल्यांकन करते हुए MSP के आधार पर भंडार गृह से रसीद हुंडी यानी नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट से, जिसको शॉर्ट में NWR बोलते हैं, से बैंकों से ऋण प्राप्त करने के प्रावधान है और इस प्रावधान को संसद की शक्तियों से कवर किया गया है, यानी बैंक किसानों के इस अधिकार से और उनको ऋण देने के अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते हैं। ऊपर लिखते हैं कि ऊपर किसानों को और उनके कृषि उपज के संबंध में जो समस्याएं और चिंताएं का उल्लेख था, उनका इस कानून में बहुत ही अच्छे तरीके से निवारण और संबोधन किया गया है। जिस बात का दावा अभी लाए गए 3 विधेयकों में किया जा रहा है, उसकी बहुत ठोस व्यवस्था और किसानों को अपने कृषि उपज के लिए बिचौलिए या कारपोरेट्स या बाजार के अन्य शक्तियों से सुरक्षित ही नहीं किया गया था, बल्कि अस्थायी रूप से उन्हें उनके ऊपर बढ़त प्रदान करने का भी बंदोबस्त था। वो आगे लिखते हैं कि महोदय, अभी लॉकडाउन के दरमियान आपके मंत्रिपरिषद के सहयोगी और आपके द्वारा स्वयं कई मर्तबा एक योजना की घोषणा की गई, एक योजना की कई बार अलग तरीके से घोषणा की गई, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का जिक्र किया गया, जिसे वेयर हाउस, भंडार गृहों, शीत गृह का निर्माण किया जाएगा, जिसे आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का नाम दिया। तो अभी के 3 कानून आए हैं संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मतलब समझ नहीं आया। यह राशि फंड किसके लिए, किसानों के लिए, बिचौलियों के लिए या फिर चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए पहले से ही अर्थ का प्रबंधन कर लिया गया, इस पर भी कुछ प्रकाश डाले। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है स्पष्ट करें। और आखिर में एक बार भारत की संसद ने 1992 में संविधान में संशोधन, जिसे 73 अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं कि द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसमें 11वीं अनुसूची जो सम्मिलित की गई, उसमें कृषि विस्तार, मंडी बाजार, हाट, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, आय, रोजगार और इस तरह के कुल 29 विषयों का उल्लेख है। इन सब विषयों पर पंचायतों की भूमिका भी रहेंगे।
दायित्व साझा करेंगे तो आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयकों में जो पंचायतों का कोई जिक्र नहीं आया है। अतः महोदय, आप इस तरह से देश को, संविधान के प्रावधानों को, कानूनों को, जो पहले से ही किसानों को मजबूत करने के लिए उनको बढ़ाने की दिशा में से हटकर इस तरह नए कानूनों का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें वो किसान ने लिखा है। साथियों, आप खुद समझे क्या हो रहा है।